Volume set to 65%. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, guys. I hope that you all will be doing good. So today we are going to discuss our new lecture. It is lecture number 11. We have the subject that we are discussing from last many days. It is management of physically challenged children, PCC, and course code is as usual SPED3132. So this is our fresh lecture which will talk about almost health impairments and physical disabilities. We will learn many things in this chapter regarding these two major areas, health impairments and physical disabilities. So the chapter which we have to discuss comprehensively, if I speak the name of this chapter, then this is health impairment slash causes and its characteristics and physical defects and functional abnormalities. All this we will discuss in this chapter. So before going to start my discussion today, I would like to start in my previous style, which is definitely talks about agenda. So we will discuss agenda first. So after the successful completion of this topic, you will be able to, number one, define health impairment and physical disabilities. Number two, explain their causes and the types. सिर्फ दो एजेंडाज हैं जो मैंने सेट किए हैं इस लेक्चर के लिए. बेसिकली ये जो आज का जो लेक्चर है ये चैप्टर 3 का कोई सब टॉपिक नहीं है. ये चैप्टर 3 का एक कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन है कि हम चैप्टर 3 में पढ़ने वाले क्या क्या है. और जहाँ तक मैं समझता हूँ किसी भी चीज़ को डिस्कस करने से पहले अगर उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए या उसके हवाले से एक ऐसी डिटेल डिस्कस हो जाए, एक ऐसा नैरेटिव एक्सप्लेन हो जाए कि जिससे हमें ये पता चल जाए कि हमने किस डायरेक्शन में जाना है, तो दिस इज़ ऑलवेज सीम वेरी गुड. सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन. तो ये दो एजेंडाज हैं जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, हम इन्हीं के मुताबिक अपनी डिस्कशन को लेकर के चलेंगे. सो इनिशियली वी विल डिस्कस हेल्थ इम्पेयरमेंट्स. अगर हेल्थ इम्पेयरमेंट की थोड़ी इंट्रोडक्शन के हवाले से बात की जाए, chronic or acute health problem such that the physiological capacity to function is significantly limited or impaired and results in one or more of the following. अब ये क्रॉनिक एक्यूट हेल्थ प्रॉब्लम ऐसा होता है जिसमें जो फिजियोलॉजिकल जो कैपेसिटी होती है काम करने के हवाले से वो सिग्निफिकेंटली लिमिटेड हो जाती है, रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, और मंदरजा झैल में से किसी एक या एक से ज़्यादा में उसका नतीजा निकलता है. तो इस हवाले से अगर बात की जाए तो हम इसको देखते हैं कि किस चीज़ में इसका नतीजा निकलता है. इसमें लिमिटेड स्ट्रेंथ होती है और दूसरे नंबर पे वाइटैलिटी और अलर्टनेस, including a heightened alertness to environmental stimuli, resulting in limited alertness.
विद रिस्पेक्ट टू द एजुकेशनल एनवायरनमेंट। एजुकेशनल एनवायरनमेंट के हवाले से जो आपको जो एक्सटर्नल जो एनवायरमेंटल जो स्टिमुली होते हैं उसके रिस्पॉन्स में भी बच्चा इंतहाई पुअर अलर्टनेस शो करता है। अब द टर्म शैल इंक्लूड हेल्थ इम्पेयरमेंट, तो इस तरह की जो टर्म होती है ना वो हेल्थ इम्पेयरमेंट्स में इंक्लूड होती है। एस्थमा की वजह से, क्योंकि इसमें एस्थमा आता है, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर ADD आता है, और अटेंशन डेफिसिट विद हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर भी आता है। इसमें डायबिटीज़ भी आता है, एपिलेप्सी भी आता है, और हार्ट कंडीशंस भी कंसिडर होती हैं। हीमोफीलिया है, लीड पॉइजनिंग है, लेकीमिया है, नेफ्राइटिस है, ड्रामेटिक फीवर, सिकल सेल एनीमिया और टोरेट सिंड्रोम, ये सारी चीज़ें इसी हेल्थ इम्पेयरमेंट्स में ही आते हैं। और ये जो सारी की सारी जो हेल्थ इम्पेयरमेंट्स हैं ये बच्चे की जो एजुकेशन परफॉर्मेंस होती है उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, बहुत ज़्यादा उसको मुतासर करती है। ये तो हेल्थ इम्पेयरमेंट के हवाले से चीज़ें होगी जिन पे हमने डिस्कस किया। सॉरी। अगर हम बात करें फिज़िकल डिसेबिलिटी के हवाले से, नेक्स्ट स्लाइड है मेरे पास, और इसकी डेफिनेशन पे अगर बात की जाए तो अ फिज़िकल डिसेबिलिटी इज़ अ लिमिटेशन ऑन अ पर्सनस फिज़िकल फंक्शंस। एक जो फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ होती है वो किसी भी बंदे के जो फिज़िकल फंक्शंस होते हैं ना बेसिकली उसकी लिमिटेशंस कहलाती है, मोबिलिटी कहलाती है। मोबिलिटी में जो लिमिटेशंस होती है उसमें को भी फिज़िकल डिसेबिलिटी कहा जाता है। डिस्पेरिटी और स्टेमिना, मतलब किसी एनर्जी लेवल पे किसी भी तरह की जो लिमिटेशंस हैं वो बिकॉज ऑफ फिज़िकल डिसेबिलिटी होती है। अब अगली हमारे पास एक छोटी सी हेडिंग है, छोटा सा पॉइंट है, व्हाट इंक्लूड इन फिज़िकल डिसेबिलिटीज़। फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ में इंक्लूड यानी कि शामिल क्या होता है। अदर फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ इंक्लूड इम्पेयरमेंट्स, यानी कि बाकी जो फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ होती हैं उसमें इम्पेयरमेंट शामिल होती हैं विच लिमिट अदर फैसेट्स ऑफ डेली लिविंग, जो कि डेली लिविंग के जितने भी काम होते हैं उनको लिमिटेड कर देते हैं। सच एज रेस्पिरेटरी डिज़ॉर्डर, फॉर एग्ज़ाम्पल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, ब्लाइंडनेस हो सकती है, एपिलेप्सी हो सकती है, स्लीप डिसऑर्डर्स। अच्छा, स्लीप डिसऑर्डर्स को हम इंसोम्निया भी कहते हैं ना। नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास जो है, जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन जिसको कहा जा सकता है वो है इसकी कॉजेज़। हम इसकी कॉजेज़ देखने की कोशिश करते हैं कि इनकी कॉजेज़ क्या है। प्रीनेटल डिसेबिलिटीज़ आर रिक्वायर्ड बिफोर बर्थ। ये जो प्रीनेटल डिसेबिलिटीज़ होती हैं ये हमेशा बिफोर बर्थ होती हैं। हमने पढ़ा हुआ है कि जो प्रीनेटल होते हैं, 3 तरह के फेजेस होते हैं ना, प्रीनेटल, पेरीनेटल, पोस्टनेटल। तो प्रीनेटल बिफोर बर्थ है, पेरीनेटल एट द टाइम ऑफ बर्थ है, और पोस्टनेटल आफ्टर बर्थ है। अगर इसको मैं मज़ीद डिफ़ाइन करूं तो प्रीनेटल यकीनन प्रेगनेंसी का टाइम है, बिफोर मीन्स द पीरियड ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेज। और अगर पेरीनेटल की बात की जाए तो वो बर्थ से लेके 1 मंथ या मैक्सिमम 1.5 मंथ तक जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं है, वीक्स में कंसिडर किया जा सकता है पेरीनेटल को। जो पोस्टनेटल का फेज़ है वो फिर स्टार्ट होता है 1.5 मंथ, या इसके बाद फिर स्टार्ट होगा, वो ऑनवर्ड आगे चला जाएगा पोस्टनेटल में। सो हम लोग बात कर रहे थे कि प्रीनेटल बिफोर बर्थ होते हैं, और तो ये क्यों हो सकते हैं ये देखते हैं हम इसको ज़रा। दीज मे बी ड्यू टू डिजीज़ और सब्सटेंसेस, मतलब ये किसी भी डिज़ीज़ की वजह से हो सकता है प्रीनेटल फेज़ में, या किसी सब्सटेंस, किसी मादे की वजह से, किसी और फैक्टर की वजह से हो सकता है।
दैट मदर हैज़ बीन एक्सपोज्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो कि माँ के प्रेगनेंसी के दौरान उस पर यूज़ किया हो। इसमें एम्ब्रियोनिक भी हो सकता है और फीटल डेवलपमेंटल एक्सीडेंट भी हो सकता है, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान माँ का कोई एक्सीडेंट हो सकता है। और इट कैन बी द जेनेटिक डिसऑर्डर, और ये जेनेटिक डिसऑर्डर भी हो सकता है। अच्छा, अभी नेक्स्ट हम देखते हैं, ये आप देख रहे होंगे स्लाइड में, पेरिनेटल डिसेबिलिटीज आर रिक्वायर्ड बिटवीन सम वीक्स बिफोर टू अप टू 4 वीक्स आफ्टर बर्थ। अब पेरिनेटल का फेज़ वही है जो मैंने आपसे डिस्कस किया है। दीज कैन बी ड्यू टू प्रोलॉन्ग लैक ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स जिसको हम लोग एनॉक्सिया कहते हैं, लैक ऑफ ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, या ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, सांस लेने में कोई दिक्कत, कोई तकलीफ हो सकती है। डैमेज टू द ब्रेन हो सकता है, बच्चे के दिमाग को कोई चोट लग सकती है एट द टाइम ऑफ बर्थ या ड्यूरिंग बर्थ। वो उसकी वजह क्या हो सकती है, ये एक्सीडेंटल मिसयूज़ हो सकता है ना, एक्सीडेंटल मिसयूज़ ऑफ फोर्सेप्स हो सकता है, या इनकॉम्पिटेंसी ऑफ मेडिकल स्टाफ हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जिसको हम लोग पैरामेडिकल स्टाफ की इनकॉम्पिटेंसी कह सकते हैं, या बेबी बीइंग बॉर्न इमेच्योर, या बच्चा दी गई मुतलका मतलूबा जो डेट होती है उससे पहले पैदा हो जाता है, जिसको हम लोग प्री मैच्योर बेबी भी कहते हैं। These may also cause be due to genetic disorders or accidents. जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी आ सकते हैं पेरिनेटल में, अच्छा, और इसमें एक्सीडेंट्स भी आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं पोस्ट नेटल डिसेबिलिटीज़ की। पोस्ट नेटल डिसेबिलिटीज़ में क्या आता है? पोस्ट नेटल डिसेबिलिटीज़ आर गेन्ड आफ्टर बर्थ, जिस तरह मैंने पहले आपसे डिस्कस किया। दे कैन बी ड्यू टू एक्सीडेंट की वजह से हो सकते हैं, और दे कैन बी ड्यू टू एनी इंजरीज़ की वजह से भी हो सकते हैं, ओबेसिटी शदीद मोटापे की वजह से हो सकते हैं, इन्फेक्शंस और अदर इलनेसेस, इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, किसी बीमारी, किसी इलनेस की वजह से भी हो सकता है। दिस में आल्सो कॉल्ड ड्यू टू जेनेटिक प्रॉब्लम्स, जेनेटिक डिसऑर्डर्स में भी आ सकते हैं, मतलब कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं ना जो ना प्री नेटल फेज़ में ज़ाहिर होते हैं ना पेरीनेटल फेज़ में ज़ाहिर होते हैं, वो पोस्ट नेटल फेज़ में ही सामने आते हैं। अब अगर हम इनकी टाइप्स की बात करें, टाइप्स में आता है सबसे पहले मोबिलिटी इम्पेयरमेंट इंक्लूड फिजिकल डिफेक्ट्स। ये जो मोबिलिटी क्या है, टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस सेफली इज कॉल्ड मोबिलिटी। ये मोबिलिटी की एग्जैक्ट डेफिनेशन है। मोबिलिटी इम्पेयरमेंट इंक्लूड फिजिकल डिफेक्ट्स। मोबिलिटी इम्पेयरमेंट में क्या आता है, फिजिकल डिफेक्ट्स आता है, इंक्लूडिंग अपर और लोअर लिम्ब और इम्पेयरमेंट, पुअर मैनुअल डिस्पैरिटी एंड डैमेज टू वन और मल्टीपल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। अब हम देखते हैं, देखिए मोबिलिटी इम्पेयरमेंट में क्या आ रहा है, फिजिकल डिफेक्ट्स आ रहा है, जिस्मानी तौर पे कोई डैमेज है, डिफेक्ट्स है। इसमें अपर और लोअर लिम्ब लॉस भी है, वो यकीनन हम शायद पहले किसी लेक्चर में बात हो चुकी है, मोनोप्लेजिया, डाईप्लेजिया, ट्राईप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया या टेट्राप्लेजिया ना, अपर और लोअर लिम्ब ये सारी बात हो चुकी है। पुअर मैनुअल डिस्पैरिटी है, और डैमेज टू वन और मोर मल्टीपल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, जिस्म के एक या दो हिस्सों का डैमेज हो जाना। डिसेबिलिटी इन मोबिलिटी कैन बी कंजेनिटल और एक्वायर्ड प्रॉब्लम। ये जो डिसेबिलिटी होती है मोबिलिटी में, डिसेबिलिटी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, हमारा लेक्चर नंबर 2 था कि लॉस ऑफ फंक्शन ड्यू टू इम्पेयरमेंट इज कॉल्ड डिसेबिलिटी। सो ये जो डिसेबिलिटी है ये कॉन्जेनिटल भी हो सकती है, एक्वायर्ड भी हो सकती है, खासकर मोबिलिटी में, और ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिजीज़, या किसी भी डिजीज़ का कोई नतीजा
वो डिसेबिलिटी की सूरत में निकल सकता है, वो इंसान को चलने फिरने से बिल्कुल माजूर कर सकती है। पीपल हु हैव अ ब्रोकन स्केलेटल स्ट्रक्चर, ऐसे लोग जिनका ढांचा, जिनकी जो जिस्मानी वज़ाकत है वो टूटी फूटी होती है, टूट फूट का शिकार होती है। आल्सो फॉल इनटू दिस कैटेगरी, वो भी इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक उन्होंने लिखा हुआ है कि विजुअल इम्पेयरमेंट इज आल्सो अ टाइप ऑफ फिजिकल इम्पेयरमेंट। विजुअल इम्पेयरमेंट भी फिजिकल इम्पेयरमेंट में फॉल करती है किसी हद तक। देयर आर हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल who suffer from who suffer greatly from minor to various serious vision injuries और impairments। कई हज़ार लोग ऐसे हैं जो माइनर या मेजर विजन इंजरीज का शिकार हैं। These types of injuries can also result in severe problems or diseases such as blindness or ocular trauma। तो ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं विजन के, ये ब्लाइंडनेस या ocular trauma की सूरत में ही सामने आते हैं। Some other types of visual impairment may include स्क्रैच्ड कॉर्निया। अगर विजुअल इम्पेयरमेंट की कुछ और टाइप्स की बात की जाए, यकीनन जो विजुअल इम्पेयरमेंट फील्ड के लोग हैं उनके लिए ये चीज़ समझना बहुत आसान होगी कि स्क्रैच्ड कॉर्निया इसमें शामिल है, जिसकी वजह से विजुअल इम्पेयरमेंट होती है। स्क्रैचेस ऑन द स्क्लेरा, ये भी एक सेकंड इशू है, आई डिजीज़, आई प्रॉब्लम में आता है। डायबिटीज़ रिलेटेड आई कंडीशंस, ये यकीनन लोग जानते होंगे कि मैं डायबिटिक रेटिनोपैथी की बात कर रहा हूँ। ड्राई आइज़ की बात हो रही है। एंड कॉर्नियल ग्राफ्टिंग, मैकुलर डीजनरेशन इन ओल्ड एज एंड रेटिनल डिटैचमेंट। रेटिनल डिटैचमेंट तक को यकीनन तो दुनिया में अभी तक कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है ना, रेटिनल डिटैचमेंट, जिसको हम लोग आरडी के नाम से जानते हैं। रेटिनल डिटैचमेंट में ये होता है ना कि जो रेटिना है वो ऑप्टिक नर्व से डिटैच हो जाता है। ब्लाइंड स्पॉट, जिसको हम लोग ऑप्टिक डिस्क भी कहते हैं, उससे डिटैच हो जाता है। अच्छा, अगर मैं बात करूं हेयरिंग लॉस की, तो हेयरिंग लॉस क्या है? हेयरिंग लॉस इज़ अ पार्शल और टोटल इनएबिलिटी टू हियर। Deaf and hard of hearing people have a rich culture and benefit from learning sign language for communication purpose। hearing loss क्या है? एक पार्शल या टोटल लॉस होता है इंसान का सुनने के हवाले से। डेफ और हार्ड ऑफ हेयरिंग पीपल जो होते हैं उनका अपना एक कल्चर होता है, जिसको हम लोग डेफ कल्चर के नाम से भी जानते हैं। तो वो सीखने के लिए साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, और कम्युनिकेशन के लिए तो मेनली वो साइन लैंग्वेज पर ही डिपेंड करते हैं। पीपल हु आर ओनली पार्शली डेफ sometimes make use of hearing aids to improve their hearing abilities। ऐसे लोग जो पार्शली डेफ होते हैं वो अपनी जो रेजिजुअल हेयरिंग होती है या जो बच्ची कुछ हेयरिंग एबिलिटी होती है उसको इम्प्रूव करने के लिए हेयरिंग एड का इस्तेमाल करते हैं। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी क्या है? इसमें द पर्सन विद डेविएशन ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज प्रोसेसेस which are outside the range of acceptable deviation within the given environment, which prevent full social or educational development। स्पीच एंड लैंग्वेज प्रॉब्लम भी ऐसे हैं जो बंदे को उसकी सोशल और एजुकेशनल डेवलपमेंट में हासिल करने से या इम्प्रूव करने से बहुत बड़ी रुकावट साबित होते हैं। तीसरे नंबर पर फिजिकल इम्पेयरमेंट। इट कैन आल्सो बी एट्रीब्यूटेड disorders causing among others sleep deficiency, chronic fatigue, chronic pain and seizures। ये जो फिज़िकल इम्पेयरमेंट होती है ये भी उन डिसऑर्डर्स में ही एट्रीब्यूट की जाती है जिनमें स्लीप डेफिशिएंसी की हो सकती है वजह, क्रॉनिक फटीग हो सकती है, क्रॉनिक पेन, शदीद किस्म का पेन हो सकता है, और सीजर्स, फिट्स हो सकता है।
तो ये हमारे पास एक फ़िज़िकल डिसेबिलिटी के हवाले से एक डिस्क्रिप्शन थी। अब हम बात करते हैं फंक्शनल डिसऑर्डर्स क्या हैं। अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो अ फंक्शनल डिसऑर्डर इज़ अ मेडिकल कंडीशन that impairs the normal functioning of the bodily processes that remains largely undetected under examination, dissection, even under a microscope. ये फंक्शनल डिसऑर्डर क्या है? ये एक मेडिकल कंडीशन है जो कि नॉर्मल फंक्शनिंग को भी इम्पेयर्स कर देती है, हमारी बॉडी के उन फंक्शंस को जो कि एग्जामिनेशन के दौरान सामने नहीं आते या बल्कि किसी माइक्रोस्कोप से भी इनको नहीं देखा जाता, लेकिन हमारे किसी ना किसी फंक्शन को वो मुतासर ज़रूर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट मेरे पास एक पॉइंट है मोर डिस्क्रिप्शन के हवाले से। हम इसको मज़ीद समझना चाहेंगे कि आखिर ये हैं क्या। एट द एक्सटीरियर, बाहर की तरफ से, देयर इज़ नो अपीयरेंस ऑफ एबनॉर्मलिटी, ज़ाहिरी तौर पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता। दिस स्टैंड्स इन कंट्रास्ट टू अ स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर, तो ये स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर में भी ये चीज़ फॉल करती है। इन विच सम अ पार्ट द बॉडी कैन बी सीन टू बी एबनॉर्मल, जिसमें जिस्म का कुछ हिस्सा एबनॉर्मल नज़र आता ही है। और psychosomatic disorders in which symptoms are caused by psychological or psychiatric illness. साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर बहुत कॉमन टर्म है और ये इजी टू अंडरस्टैंड भी है। तो स्टूडेंट, मैं इसको स्पेल कर रहा हूँ, आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। PSYCHO साइको, सोमैटिक SOMATIC सोमैटिक डिसऑर्डर। सो ये एक ही वर्ड है, विदाउट स्पेस लिखा जाता है, साइकोसोमैटिक। सो साइकोसोमैटिक से मुराद ऐसी कोई इलनेस है जो कि मेंटल किसी प्रॉब्लम की वजह से या साइकोलॉजिकल किसी डिप्रेशन या साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड की वजह से क्रिएट हो। ऐसी इलनेस, ऐसे बॉडी की कोई ऐसी बीमारी या ऐसी कोई इलनेस जो कि साइकोलॉजिकल किसी डिप्रेशन, एंग्जाइटी या साइकोलॉजिकल किसी स्टेट ऑफ माइंड की वजह से उसकी प्रेवलेंस हुई हो। Definition varies somewhat between fields of medicine. So ये यकीन field of medicine से concerning है। Generally, the mechanism that causes a functional disorder, ऐसा mechanism, ऐसा system जो कि functional disorder की वजह बनता है, is unknown। तो इसकी वजह अभी तक नहीं सामने आई। तो अभी तक ट्रीटमेंट के लिए भी इसकी कोई ख़ास जो है ना वो डायरेक्शन मुतय्यन नहीं की जा सकी। The brain और nerves are often believed to be involved। इसमें ब्रेन और नर्व्स के बारे में कहा जाता है कि ये इन्वॉल्व होते हैं। It is common that a person with one functional disorder will have others। ये भी कॉमन है कि अगर किसी एक बंदे को एक फंक्शनल डिसऑर्डर है तो उसके साथ कुछ और भी चीज़ें एसोसिएटेड लाजमी होंगी। इसमें देखा जाए तो ये कुछ मैं फंक्शनल डिसऑर्डर की बात करने लगा, इसको ज़रा देखेंगे। नंबर 1 पे क्या है? स्टेटस। Whether a given medical condition termed a functional disorder, कोई भी मेडिकल कंडीशन जिसको फंक्शनल डिसऑर्डर का नाम दिया गया हो, डिपेंड्स इन पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ द नॉलेज, वो डिपेंड करता है। सम डिजीजेज इंक्लूडिंग एपिलेप्सी, schizophrenia and migraine headaches were once considered functional disorders। तो इनको कंसीडर किया गया था फंक्शनल डिसऑर्डर में ना, बट आर नो लॉन्गर जनरली क्लासिफाइड दैट वे। लेकिन ज़्यादा अरसे तक इनको उस कैटेगरी में नहीं रखा गया। अभी मैं एग्ज़ाम्पल की बात कर रहा हूँ, इसमें कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं हमारे पास। नंबर 1, irritable bowel syndrome। Number 2,
fibromyalgia. Number 3, chronic fatigue syndrome. Number 4, chronic pelvic pain. Number 5, cyclic vomiting syndrome. Number 6, interstitial cystitis. Number 7, temporomandibular joint pain. Number 8, functional neurological symptom disorder. सो ये हमारे पास ये 8 कुछ ऐसे फंक्शनल डिसऑर्डर्स हैं जो मैंने ऐड किए हैं आपके लिए, लेकिन हम इनकी डिस्क्रिप्शन पे बात नहीं करेंगे। इसके लिए मैं आपको एक एडवाइस करूँगा और यकीनन मैं आप लोगों से ये एक्सपेक्ट करूँगा कि आप इस एडवाइस को ज़रूर फॉलो करेंगे। ये जो 8 मैंने नाम लिए हैं फंक्शनल डिसऑर्डर्स के, स्टूडेंट्स आप इन पे काम करें 3 और 4 लाइंस का एक क्रिएटिव राइटिंग की मदद से या अपनी सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग की मदद से आप इस पे 3 to 4 लाइंस का एक पैराग्राफ लिखें। दिस कुड बी योर असाइनमेंट एंड डेफिनेटली दिस वुड बी द good understanding and good learning for you people as well. So I hope कि आपकी जो आज की अंडरस्टैंडिंग है बेनिफिशियल रही होगी, आपको यकीनन इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि किस तरीके से जो है ना ये हमने इनको देखना होता है चीज़ों को, किस तरीके से हमने इनको समझना है, हेल्थ इम्पेयरमेंट्स और फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ को, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो एक स्पेशल एजुकेटर के लिए अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। और ये तो हम जानते हैं कि जब हमने किसी जगह पे रहना होता है, कहीं पे हमने कोई काम करना होता है, सो व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस to have the professional mindset. It is also important for us to have the good understanding, good knowledge and adequate understanding about all that particular field for which we are working for. So special education में अगर हमने बतौर स्पेशल एजुकेटर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है और एक अच्छे स्पेशल एजुकेटर के तौर पे सामने आना है, so this is very important for us, this is the key point for us to have good understanding, good knowledge of all those problems which our special child can face. So I hope कि ये चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा, आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी एंड आई एम श्योर कि जब हम नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह 3.1 एस्थमा से स्टार्ट करेंगे तो यकीनन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आप उस पर जन अपना आपका एक माइंड ट्रैक सेट हो चुका होगा कि हमने 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 5, 6 और 3.7 तक यकीनन जी हमारा चैप्टर 3 जाएगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारी एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी और हम हेल्थ इम्पेयरमेंट्स और फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे और ये वो चीज़ें हैं जो स्पेशल एजुकेशन में हमारी हेल्प करेंगी। गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू वेरी मच।